तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इसी महीने रिलीज होने वाली एक फेमस गुजराती मूवी के बारे में, जिसका नाम है वश लेवल 2। ये वश लेवल 2 मूवी अभी 27 अगस्त को रिलीज हुई है और ये मूवी बेसिकली एक सीक्वल है 2023 में आने वाली वश मूवी का, जिस वश मूवी को ऑलरेडी एक मास्टरपीस माना जाता है और साथ ही बॉलीवुड के अंदर इस वश मूवी का एक रीमेक भी बन चुका है, जिस मूवी का नाम है शैतान। एंड मैं इस मूवी को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप मेरे चैनल में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम वश लेवल 2 मूवी की बात करेंगे और उस मूवी के अंदर हमें जो स्टोरी दिखाई गई है उस स्टोरी को इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आप सब भी इस मूवी की स्टोरी को जानकर एंजॉय कर सकें। सो वीडियो आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स के अंदर वश लेवल 2 जरूर लिखना। अगर आपका कोई और ओपिनियन हो तो उस बारे में भी कमेंट्स में जरूर बताना। और आप में से जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। सो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. तो वश लेवल 2 मूवी की जो कहानी है वो वश मूवी की कहानी के खत्म होने के 12 साल बाद से स्टार्ट होती है। और अब क्योंकि वश लेवल 2 की पूरी स्टोरी वश से कनेक्टेड है, इसीलिए चलिए जल्दी से हम ये जान लेते हैं कि वश मूवी की स्टोरी में क्या क्या हुआ था। तो दोस्तों, वश मूवी में हम आर्या नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो आर्या मूवी के अंदर एक कॉलेज स्टूडेंट होती है। इसी आर्या नाम की लड़की की एक छोटी सी फैमिली होती है, जिस फैमिली के अंदर उसके फादर, मदर और एक छोटा भाई होता है। आर्या की फैमिली में उसके फादर का नाम अर्थर्व होता है, जो कि एक पायलट होते हैं। उसकी मदर का नाम वीना होता है, जो कि एक हाउसवाइफ होती है। एंड आर्या के छोटे भाई का नाम अंश होता है, जो कि स्कूल की पढ़ाई कर रहा होता है। अब आर्या एक कॉलेज की स्टूडेंट होती है, इसीलिए वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर लद्दाख जाने का ट्रिप प्लान करती है। लेकिन लद्दाख ट्रिप पर जाने से पहले आर्या के फादर पूरी फैमिली को एक फैमिली ट्रिप पर ले जाते हैं। लेकिन फिर रास्ते में एक होटल पर खाना खाने के दौरान आर्या और उसकी फैमिली की मुलाकात प्रताप नाम के एक आदमी से होती है, जो प्रताप असल में एक वशीकरण करने वाला आदमी होता है। एंड वो जवान लड़कियों को अपने वश में करके उन पर काला जादू करता है, और इसीलिए आर्या से मिलकर वो पहले अपने वशीकरण से आर्या को अपने वश में करता है। देन उसके बाद वो आर्या के पीछे उसकी फैमिली के फार्म हाउस पर जाता है और वहां जाकर आर्या के घर में घुस के उससे अपनी सारी बातें मनवाता है। लेकिन फिर आर्या के घर के अंदर आने के बाद से ही प्रताप नाम को आदमी आर्या के जरिए उसके परिवार को बहुत ज्यादा परेशान करवाता है। यहाँ तक कि आर्या के जरिए वो उसके छोटे भाई अंश को छत से धक्का देकर नीचे भी गिरवा देता है, जिस वजह से अंश को बहुत गहरी चोट लगती है और उसके सर से खून निकलने लगता है। और फिर ये सब करके प्रताप अर्थर्व और वीना को इतना ज्यादा परेशान कर देता है कि वो अपनी मर्जी से ही प्रताप को आर्या को अपने साथ ले जाने की परमिशन दे देते हैं। लेकिन जब प्रताप आर्या को अपने साथ अपने अड्डे पर ले जाता है, तब आर्या का फादर अर्थर्व उनका पीछा करता है और वहां पहुंचकर वो ये देखता है कि प्रताप ने आर्या की तरह उसकी जैसी और भी बहुत सारी लड़कियों को वशीकरण करके वहां पर रख रखा है और आज के दिन ही वो उन सब का इस्तेमाल अपने काले जादू में करना चाहता है। लेकिन फिर आर्या का फादर अर्थर्व ये सब रोक देता है और साथ ही वो प्रताप की जुबान भी काट देता है, ताकि वो किसी भी लड़की को कोई भी कमांड न दे पाए और उनमें से कोई भी लड़की अर्थर्व को नुकसान न पहुंचाए। हालांकि वहाँ पर अर्थर्व प्रताप को तो रोक देता है, लेकिन उसके बाद की कहानी में हमें पता लगता है कि आर्या आज से कई समय बीत जाने के बाद भी प्रताप के वशीकरण में होती है। और साथ ही आर्या की मदर वीना और उसका छोटा भाई अंश दोनों ही कार एक्सीडेंट के अंदर मारे जा चुके होते हैं, क्योंकि जिस रात को आर्या ने अंश को छत से धक्का देकर नीचे गिराया होता है, उसी रात को जब आर्या की मदर वीना अंश को लेकर हॉस्पिटल जा रही होती है, तभी उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से उन दोनों की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। लेकिन आर्या का फादर अर्थर्व इन सब चीजों के लिए प्रताप को माफ नहीं करता है और इसीलिए आगे हम ये देखते हैं कि वो प्रताप को एक जंगल की गुफा में बांध कर रखता है और उसे रोज खाने में चाय पत्ती और मरे हुए चूहे खिलाता है। और इसी तरह से अर्थर्व प्रताप को रोज तड़पाता है और उसे अपने परिवार को बर्बाद करने की सजा देता है। अब दोस्तों, इन सब के बाद 12 साल बीत जाते हैं और 12 साल बीत जाने के बाद कहानी शुरू होती है वश लेवल 2 की। अब इस मूवी की स्टार्टिंग होती है JN हाई सेकेंडरी स्कूल से और शुरुआत में हम इसी स्कूल की कुछ लड़कियों को देखते हैं जो कि स्कूल के अंदर एंटर करती हैं। इसके बाद अगले सीन के अंदर हमें स्कूल का लंच टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर लंच होते ही स्कूल की सारी लड़कियां सीधा कैंटीन जाती हैं और स्कूल कैंटीन में बैठकर स्कूल के द्वारा दिया गया खाना खाने लगती हैं। हमें दिखाया जाता है कि इस टाइम पर ये पूरा कैंटीन गर्ल्स से भरा हुआ है एंड इस टाइम पर इस कैंटीन के अंदर टोटल 400 से 500 लड़कियां होती हैं और ये सब की सब कैंटीन में बैठकर अपना लंच खोलती है और उससे खाना स्टार्ट कर देती है। लेकिन इनमें से एक लड़की ऐसी होती है जिसके लंच खाने से पहले उसकी ड्रेस पर पानी गिर जाता है और इसीलिए वो उसे साफ करने के लिए सीधा वॉशरूम जाती है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होती है कि वो लड़की अपना लंच नहीं खा पाती है, लेकिन उसके अलावा कैंटीन में बैठी जितनी भी लड़कियां लंच खाती है वो सारी लड़कियां लंच करने के कुछ टाइम बाद ही बिल्कुल शांत बैठ जाती हैं। लेकिन इसके बाद ही सारी लड़कियां अचानक से कांपने लगती हैं और कांपते कांपते उन सब की सांसें बहुत तेज हो जाती हैं। और मूवी के थीम के अकॉर्डिंग हमें समझ में आ जाता है कि इन सभी लड़कियों के लंच में कुछ ऐसा मिलाया गया था जिससे कि इन सब का वशीकरण किया गया है और इसीलिए ये सारी की सारी लड़कियां इस टाइम पर किसी के वश में आ चुकी है। लेकिन फिर इसके बाद ही उस कैंटीन में एक आदमी आता है और हमें पता लगता है कि इन सारी लड़कियों पर वशीकरण करने वाला आदमी यही है। अगले पल ये आदमी इन सारी गर्ल्स में से 10 लड़कियों को
चुनता है और उन सभी को स्कूल की छत पर जाने के लिए कहता है। इसके बाद ये 10 लड़कियां जैसी स्कूल की छत पर आती हैं, वैसी वो सबकी सब छत की बाउंड्री पर खड़ी हो जाती हैं और उन 10 में से एक लड़की वहां से जंप करके नीचे कूद जाती है। ये चीज देखकर स्कूल के सारे टीचर्स, प्रिंसिपल और बाकी सारा स्टाफ सामने आता है और ये सब देखकर सारे के सारे लोग दंग रह जाते हैं। लेकिन फिर बाकी 9 लड़कियों को देखकर बाकी सारा स्टाफ सीधा छत पर जाता है और वो सभी मिलकर उन 9 लड़कियों को छत की बाउंड्री से नीचे आने के लिए कहती हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि वो 9 की 9 लड़कियां रोते और चिल्लाते हुए सभी से कहती हैं कि हम सबको ये सब करने के लिए अंकल ने कहा है और हम अंकल की बात मानकर ही रहेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और इसीलिए अगर आप में से कोई भी हमारे करीब आता है तो हम फिर से वही करेंगे जो कि पहली वाली लड़की ने किया था। अब देखते देखते यहाँ पर स्कूल का सारा स्टाफ आता है और वो सब मिलकर लड़कियों को नीचे आने के लिए कहते हैं। ये लड़की आगे भी बार बार यही बोलती है कि हमारे पास मत आना, हम गलत कदम उठा लेंगे। अब यहाँ पर ही जो स्कूल का गार्ड होता है वो एक लड़की को बचाने के लिए पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अल्टीमेटली वो ऐसा नहीं कर पाता और लड़की उसे देखकर नीचे जंप कर देती है, जिसके बाद उस लड़की का भी वही हाल होता है जो कि पहली वाली लड़की का हुआ था। लेकिन फिर इसके बाद ही बारी बारी करके बाकी सारी लड़कियां भी जंप करके नीचे कूद जाती हैं और ऐसे ही देखते देखते स्कूल की 10 लड़कियों का दी एंड हो जाता है। लेकिन फिर इसके बाद ही कहानी शिफ्ट होती है और हम सीधा आर्या और उसके फादर को देखते हैं। हम ये देखते हैं कि आर्या इस टाइम पर बहुत ही बुरी हालत में होती है, क्योंकि वो आज भी प्रताप के वशीकरण के अंदर होती है। लेकिन यहाँ पर उसका फादर अर्थर उसकी देखभाल कर रहा होता है, जहाँ पर हम आर्या की हालत देखते हैं कि आर्या ना तो कुछ बोलती है और ना ही किसी बात का जवाब देती है। वो बस एक हल्की सी स्माइल करते हुए बैठी रहती है। हालांकि इसके बाद ही अर्थर सामान लेने के लिए सीधा मार्केट जाता है, लेकिन मार्केट के अंदर वो एक टीवी में स्कूल की न्यूज देखता है। उस न्यूज के जरिए अर्थर को पता लगता है कि एक स्कूल के अंदर बहुत सारी लड़कियों पर वशीकरण हो गया है और उन्हीं में से 10 लड़कियां छत से कूद भी गई हैं। लेकिन जंप करने से पहले उन सभी ने किसी अंकल के बारे में कहा था और इसीलिए अर्थर जैसे न्यूज में इस बात को सुनता है वैसे वो समझ जाता है कि स्कूल की उन सभी लड़कियों पर किसी ने वशीकरण किया है, वो भी बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से उसकी बेटी आर्या पर प्रताप ने वशीकरण किया था। ये बात सुनते अर्थर भागते हुए सीधा अपने घर आता है और अपने घर के एक दूसरे हिस्से में जाता है, जहाँ पर उसने आज तक प्रताप को बांधकर जिंदा रखा था। वो प्रताप को आज तक बांधकर उसे तड़पाया जा रहा था और वो रोज उसे खाने में मरे हुए चूहे और चाय पत्ती देता था। यहाँ प्रताप के पास आकर अर्थर उससे पूछता है कि क्या इस दुनिया में कोई और भी ऐसा है जो कि प्रताप की वशीकरण विद्या को जानता है। अगर कोई ऐसा है तो प्रताप उसे उस बारे में जल्दी से बताएं। अर्थर की इस बात को सुनकर प्रताप कोई जवाब नहीं देता है, लेकिन अर्थर की बात से प्रताप के चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस आते हैं उन्हें देखकर अर्थर ये समझ जाता है कि प्रताप जैसा और भी कोई है जिसे उसकी जैसी वशीकरण विद्या आती है और वो आगे चलकर कुछ बहुत गलत करने वाला है। हालांकि इसके बाद ही अर्थर ये फैसला करता है कि वो उस वशीकरण करने वाले इंसान को जरूर रोकेगा, ताकि जैसा उसकी बेटी आर्या और उसके परिवार के साथ हुआ वैसा और किसी के साथ ना हो। अब इसके लिए वो सबसे पहले प्रताप को चेन से और गहरे तरीके से बांध देता है, ताकि प्रताप के वहाँ से निकलकर भागने के कोई चांस ही ना हो। लेकिन फिर इसके बाद ही अर्थर अपने घर के अंदर कई सारे बड़े बड़े बॉक्सेस लेकर आता है, लेकिन इन बॉक्सेस के अंदर क्या है ये हमें मूवी की कहानी में आगे पता चलने वाला है। अब इधर दूसरी तरफ हम फिर से स्कूल को देखते हैं, जहाँ पर माहौल और ज्यादा खराब हो चुका है। ये सारी चीजें न्यूज में आने की वजह से पुलिस वहाँ पर आ जाती है और साथ ही साथ स्कूल के अंदर जितनी लड़कियां होती हैं उन सबके पेरेंट्स भी स्कूल पर आ जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि पेरेंट्स की वजह से वहाँ पर अफरा तफरी हो सकती थी, इसीलिए पुलिस वाले पेरेंट्स को वहाँ पर अंदर एंटर नहीं करने देते। इधर यहाँ पर हम भी देखते हैं कि स्कूल की सारी लड़कियां अभी भी वशीकरण में होती है, सिवाय उस लड़की के जिसने वॉशरूम जाने की वजह से अपना लंच नहीं खाया था। पुलिस को भी पता लगता है कि एक लड़की ऐसी है जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जब पुलिस और स्कूल का स्टाफ उससे बातचीत करते हैं तब वो लड़की उस बारे में कुछ भी नहीं बता पाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो इस बारे में कुछ जानती नहीं थी। यहाँ तक कि पुलिस इसके आगे स्कूल के स्टाफ से भी बातचीत करती है, लेकिन स्कूल के स्टाफ को भी इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है और सबके सब लोग इस बात को सोचकर हैरान होते हैं कि आखिरकार स्कूल की बच्चियों की ऐसी हालत हुई तो हुई कैसे। अब इसके बाद ही कुछ पुलिस वाले स्कूल के स्टाफ के साथ कैंटीन तक आते हैं, लेकिन फिर वहीं पर ही जो भी लड़कियां वशीकरण में होती है उन सब में से एक लड़की सीधा पुलिस वाले के पास आती है एंड वो उससे कहती है कि अंकल ने हमसे कहा है कि हम आपको एक मैसेज दें और वो मैसेज ये है कि प्रताप को ढूंढो। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, इस लड़की के जरिए उसी बंदे ने मैसेज दिया है जिस बंदे ने इन सारी लड़कियों पर वशीकरण किया है और इसीलिए लड़की यहाँ पर पुलिस वाले से कहती है कि अंकल का मैसेज है कि प्रताप को ढूंढो वरना पूरे शहर की हालत खराब कर दी जाएगी। अब दोस्तों यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि जो आदमी इस पूरे वशीकरण को कर रहा है वो न सिर्फ प्रताप को जानता है बल्कि वो प्रताप का करीबी भी है और हो ना हो किसी खास रीजन की वजह से वो प्रताप को ढूंढना चाहता है। लेकिन अब क्योंकि वो खुद से प्रताप को नहीं ढूंढ पाया होगा, इसीलिए प्रताप तक पहुंचने के लिए उसने स्कूल की सारी बच्चों का सहारा लिया है। हालांकि यहाँ पर पुलिस वाले इस बात को सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये प्रताप नाम का आदमी है कौन, लेकिन इतने में हम ये देखते हैं कि वहाँ बैठी कुछ लड़कियां अचानक से खड़ी होती हैं और वो चिल्लाते हुए भागने लगती हैं, जिसके बाद वो जल्दी से पहले पुलिस वालों को धक्का देती हैं, देन स्कूल के स्टाफ को धक्का देके वो सीधा कैंटीन से बाहर निकल जाती हैं। इसके बाद वो सारी लड़कियां सीधा पेरेंट्स पर भी हमला करती है और वहाँ से सीधा स्कूल से बाहर निकल जाती हैं। जिसके बाद जितनी लड़कियां स्कूल से बाहर निकली होती हैं वो सबके सब मिलकर पूरे शहर में लोगों पर हमला करने लगती हैं। जैसे कि कोई लड़की बाइक पर जाने वालों को मारती है, कोई लड़की बस में घुसकर उसके ड्राइवर को मार देती है जिससे बस ठुक जाती है और कोई लड़कियां तो कार वालों को रोककर उन्हें भी मारने लगती हैं। और इस तरह से स्कूल की लड़कियां जो कि वशीकरण में थी वो देखते देखते शहर के काफी लोगों की जान भी ले लेती हैं। इसके बाद ये सब देखकर पुलिस जल्दी से पूरे शहर के लोगों को घर के अंदर रहने के लिए कहती है और शहर के सारे लोगों को एडवाइस दिया जाता है कि जिस स्कूल की लड़कियां ये सब कुछ कर रही हैं उस स्ट्रेस की लड़कियों से दूर रहें, क्योंकि इस टाइम पर वो लड़कियां उनके साथ कुछ भी कर सकती हैं। हालांकि इन सब के साथ ही न्यूज के जरिए ये भी बताया जाता है कि ये सारी लड़कियां किसी प्रताप नाम के आदमी को ढूंढने की बात कर रही हैं। हालांकि इन सब के बाद ही हम ये देखते हैं कि जो पुलिस वाले होते हैं वो बाहर खड़े पेरेंट्स को अंदर आने देते हैं, जिसके बाद वो सारे पेरेंट्स अपनी अपनी बच्चियों से मिलते हैं
यहाँ सभी पेरेंट्स अपनी बच्चियों को ये समझाते हैं कि आखिरकार वो ये सब क्यों कर रही हैं। लेकिन अब क्योंकि ये सारी लड़कियां वशीकरण में होती है, इसीलिए वो ना तो अपनी पेरेंट्स की बात सुनती है और ना ही कोई भी बात मानती है। लेकिन फिर इन सब के बीच ही एक लड़की खड़ी होती है और वो सभी पुलिस वालों से कहती है कि अब उनके पास सिर्फ 5 मिनट है और अगर 5 मिनट के अंदर प्रताप को नहीं ढूंढा गया तो फिर से कुछ बहुत ही गलत होगा। अब इस बात को सुनकर सभी पुलिस वाले और स्कूल का स्टाफ काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन फिर अगले पल स्कूल के उस कैंटीन में एंट्री होती है अर्थर्व की, यानी कि आर्या के फादर की। आर्या का फादर अर्थर्व जैसे यहाँ पर आता है वैसे वो पुलिस और स्कूल स्टाफ से कहता है कि जिस प्रताप की बच्चियां बात कर रही है वो प्रताप नाम का आदमी उसके पास है। ये बात सुनकर पुलिस और ज्यादा कंफ्यूज होती है और इसीलिए वो अर्थर्व से पूछती है कि आखिरकार ये प्रताप नाम का आदमी कौन है, वो कौन है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर चल क्या रहा है। अगर अर्थर्व इस बारे में कुछ जानता है तो वो पुलिस को बता दे। पुलिस की इन बातों को सुनकर अर्थर्व उनसे कहता है कि यहाँ बैठी इन सारी बच्चियों का वशीकरण हुआ है और कोई ऐसा आदमी है जिसने इन सबको अपने वश में कर रखा है और इसलिए इस टाइम पर ये सारी बच्चियां वही काम कर रही है जो काम करने के लिए वो वशीकरण वाला आदमी इनसे बोल रहा है। और हम यहाँ पर चाहे कुछ भी कर ले, ये बच्ची हमारी बात नहीं मानेंगी, ये सिर्फ और सिर्फ उसी की बात मानेंगी जिसने इन पर वशीकरण किया है। लेकिन फिर इसके बाद ये अर्थर्व पुलिस वालों से बोलता है कि जिस भी आदमी ने इन सारी बच्चियों पर वशीकरण किया है वो हो ना हो या आसपास ही होगा, क्योंकि यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि वो आदमी इन सारी बच्चियों को कमांड दे रहा है और कमांड देने के लिए उस आदमी का इनके आसपास होना जरूरी है। हालांकि अर्थर्व के ऐसा बोलने के बाद ही हम ये देखते हैं कि उस कैंटीन के कोने में एक आदमी चुपचाप बैठा होता है और अर्थर्व की इन बातों को सुनने के बाद ही वो सीधा अर्थर्व के पास आता है और जाहिर सी बात है ये वही आदमी होता है जिसने इन सारी लड़कियों पर वशीकरण किया है। असल में इस आदमी का नाम होता है राजनाथ और राजनाथ नाम का ये आदमी प्रताप का करीबी था जो कि खुद भी प्रताप जैसी वशीकरण विद्या का इस्तेमाल कर सकता है। अब पुलिस को जैसे ये पता लगता है कि इसी आदमी ने सारी लड़कियों पर वशीकरण किया है वैसे पुलिस राजनाथ के खिलाफ अलर्ट हो जाती है। लेकिन फिर ये देखकर राजनाथ सभी पुलिस वालों से कहता है कि अगर यहाँ पर कोई भी उस पर हमला करने की कोशिश करता है तो उसके वशीकरण में आई ये सारी लड़कियां उसे जान से मार देंगी और उसके बाद ये लड़कियां खुद को भी जलाकर मार देंगी। इसीलिए मेरे खिलाफ कुछ करने से पहले 100 बार सोच लेना। इसके आगे राजनाथ ये सोचता है कि उसे पुलिस को एक डेमो देना चाहिए ताकि पुलिस और बाकी स्कूल स्टाफ को पता लग जाए कि उसके कहने का मतलब क्या है। अब ऐसा करने के लिए वो वशीकरण वाली एक लड़की को अपने पास बुलाता है और उस लड़की के द्वारा खुद के ही हाथ को कटवा देता है, जिस वजह से उस लड़की के हाथ से बहुत सारा खून बहने लगता है। ये देखकर वहाँ के बाकी लोग उस लड़की को ऐसा करने से रोकने लगते हैं, लेकिन जितना वो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं वो लड़की उतनी बार अपने आप को और ज्यादा नुकसान पहुंचाती है और इसीलिए इस पर राजनाथ उन सबसे कह देता है कि अगर तुम सबने मिलकर इसे रोकने की भी कोशिश की तो ये उस चीज को और ज्यादा करेगी, जैसा तुम सब अपने आप देख ही सकते हो। हालांकि इन सब के बीच हम ये देखते हैं कि उनमें से एक पुलिस ऑफिसर चुपके से अपनी गन निकालने की कोशिश करता है ताकि वो राजनाथ को शूट कर सके, लेकिन इस चीज को उनमें से एक लड़की देख लेती है और इसीलिए वो जल्दी से उस पुलिस वाले पर हमला करती है और उसे पीट पीट कर बहुत ज्यादा जख्मी कर देती है। इसके बाद ही राजनाथ पुलिस वाले की गन लेता है और उसे एक ऐसी लड़की के हाथ में दे देता है जिस लड़की ने स्कूल में पहले शूटिंग की प्रैक्टिस की होती है और इसीलिए राजनाथ को ये पता होता है कि वो लड़की शूटिंग कर सकती है एंड इसीलिए वो उसके हाथ में गन देता है ताकि जब भी राजनाथ को जरूरत पड़े तो वो उस लड़की के जरिए उस इंसान को मरवा दे जो उसके खिलाफ जाए। अब ऐसा करने के बाद राजनाथ अर्थर्व से कहता है कि उसे उससे अकेले में बात करनी है और उससे अकेले में बात करने के लिए वो बाकी सबको वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। लेकिन राजनाथ के कहने पर भी जो पेरेंट्स होते हैं वो वहाँ से बाहर नहीं जाते हैं, जो देखकर राजनाथ उस गन वाली लड़की से कहता है कि वो सब पर शूट कर दे। जिसके बाद देखते ही देखते वो लड़की अपने गन से शूट करना स्टार्ट कर देती है और अपने सामने खड़े कई सारे पेरेंट्स की जान ले लेती है। यहाँ तक कि हम ये भी जानते हैं कि मरने वाले पेरेंट्स में उसके खुद के पेरेंट्स भी होते हैं। ये देखकर बाकी सारे पेरेंट्स वहाँ से जल्दी से भागकर बाहर चले जाते हैं। जिसके बाद जब सब लोग बाहर निकल जाते हैं तब उसके बाद ही राजनाथ और अर्थर्व आपस में बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। राजनाथ अर्थर्व से पूछता है कि आखिरकार प्रताप कहाँ पर है। राजनाथ की बात सुनकर अर्थर्व उससे कहता है कि प्रताप उसके पास है और वो 12 सालों से उसी के साथ है और इन 12 सालों से उसने प्रताप को अपनी कैद में रखा है। हालांकि इसके साथ ही अर्थर्व राजनाथ से ये भी कहता है कि उसकी एक बेटी है जिसका नाम है आर्या और उसकी बेटी आर्या भी पिछले 12 सालों से वशीकरण में फंसी हुई है और उसे वशीकरण में फंसाने वाला खुद प्रताप ही है। और फिर इसलिए यहाँ पर अर्थर्व राजनाथ के सामने प्रपोजल रखता है कि अगर राजनाथ उसकी बेटी आर्या के वशीकरण को तोड़ देता है और उसे नॉर्मल कर देता है तो फिर वो बड़े आराम से प्रताप को उसे सौंप देगा। अर्थर्व की इस बात को सुनकर राजनाथ को पहले बहुत गुस्सा आता है क्योंकि राजनाथ खुद को बहुत ही सुप्रीम समझता है और अब क्योंकि यहाँ अर्थर्व उसे एक ऑप्शन दे रहा था इसलिए इस ऑप्शन को सुनकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि आखिरकार उसे कोई ऑप्शन कैसे दे सकता है। हालांकि राजनाथ के पास और कोई ऑप्शन होता भी नहीं है, इसीलिए वो अर्थर्व की बात मान लेता है और फिर आगे वो अर्थर्व को प्रताप के बारे में बताना स्टार्ट करता है। वो अर्थर्व से कहता है कि प्रताप उसका गुरु है क्योंकि उसने इस वशीकरण की विद्या को प्रताप से ही सीखा है और इसीलिए वो प्रताप को अपने बड़े भाई जैसा भी मानता है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर राजनाथ के मन में काफी बड़ा सवाल होता है और वो सवाल ये होता है कि प्रताप जैसा आदमी जो कि वशीकरण के मामले में उसका भी गुरु है उसे अर्थर्व जैसे एक मामूली आदमी ने कैसे हरा दिया। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर उसे किसी भी कीमत पर प्रताप चाहिए था इसीलिए वो अर्थर्व की शर्त के लिए हाँ कहता है एंड वो उससे कहता है कि वो उसके कहे अनुसार उसकी बेटी के वशीकरण को तोड़ देगा, जिसके बाद ये अर्थर्व शर्त के अनुसार प्रताप को उसे सौंप देगा। अब राजनाथ को अर्थर्व के साथ उसके घर जाना होता है क्योंकि उसने वहीं पर ही प्रताप को अपनी कैद में रखा था और अब ऐसा करने के लिए राजनाथ स्कूल की प्रिंसिपल से ये कहता है कि वो जल्दी से स्कूल की बसेस को अरेंज करें क्योंकि वो स्कूल के बसेस के अंदर इन सारी लड़कियों को डालकर अपने साथ ले जाएगा। और इसके साथ ही राजनाथ सबसे ये भी कहता है कि कोई भी गलती से भी उसका पीछा न करे क्योंकि अगर कोई भी उसे ट्रैक करते हुए उसके पीछे आया तो फिर अंजाम बहुत बुरा होगा। और फिर इसके बाद ही राजनाथ सारी बच्चियों को स्कूल की बसेस में डालता है और खुद भी अर्थर्व के साथ बस में आ जाता है, जिसके बाद वो सब के सब निकल जाते हैं अर्थर्व के घर की ओर। अब स्कूल से अर्थर्व के घर जाने के दौरान रास्ते में अर्थर्व और
राजनाथ के बीच कई सारी बातें होती है और इन दोनों की इसी बातचीत से हमें काफी सारी बातें पता लगती है। सबसे पहले तो हमें ये पता लगता है कि अर्थव ने प्रताप को 12 सालों से कैद में रखा है, जिसका मतलब प्रताप 12 सालों से गायब है। तो इसीलिए राजनाथ ने प्रताप को उस टाइम ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की और अब क्यों आखिरकार वो 12 साल बाद उसे ढूंढने आया है। इस चीज के जवाब में हमें पता लगता है कि राजनाथ की प्रताप से कई बार फोन पर बातचीत होती थी, लेकिन फिर अचानक से प्रताप ने राजनाथ का फोन उठाना बंद कर दिया। ये चीज देखकर राजनाथ ने प्रताप से मिलने की कोशिश की, लेकिन राजनाथ ये जानता था कि प्रताप के अड्डे पर उसकी वशीकरण की बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि शायद से अचानक से उसे वहां पर देखकर उस पर हमला कर सकती हैं। लेकिन तब भी हिम्मत करके राजनाथ कुछ समय बाद प्रताप के पास गया, बट वहां जाकर उसने देखा कि वहां पर ना तो प्रताप है और ना ही उसकी वशीकरण वाली लड़कियां हैं। ये देखकर पहले राजनाथ को ऐसा लगा कि शायद से प्रताप किसी सिद्धि को पाने गया है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार प्रताप अकेले में तप कर चुका है और उससे कई सारी सिद्धियां प्राप्त कर चुका है। यहाँ तक कि राजनाथ ये भी जिक्र करता है कि एक बार तो प्रताप एक ऐसा तप करने गया था जिस तप को उसने 2.5 साल तक किया था और 2.5 साल करने के बाद उसने एक बहुत ही बड़ी सिद्धि हासिल की थी और इसीलिए राजनाथ को ऐसा लगा कि हो ना हो प्रताप इस बार भी किसी सिद्धि को हासिल करने गया है। लेकिन जब बहुत साल बीत जाने के बाद भी प्रताप वापस नहीं आया, तब राजनाथ को ये समझ आ गया कि हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है और इसीलिए आज से 2 साल पहले उसने प्रताप को खुद से ढूंढना शुरू किया। लेकिन बहुत दिनों तक ढूंढने के बाद भी उसे प्रताप कहीं नहीं मिला और फिर इसीलिए आखिर में उसने ये फैसला किया कि अब वो अपनी शक्तियां इस्तेमाल करके प्रताप को ढूंढेगा। हालांकि राजनाथ ये जानता था कि उनकी इस विद्या को पब्लिकली इस्तेमाल करने की मनाही है, लेकिन अब क्योंकि राजनाथ को किसी भी हाल में प्रताप को ढूंढना ही था, इसीलिए उसने मजबूरी में आकर इस विद्या का सबके सामने इस्तेमाल किया। जिसके बाद उसने सारी चीजों की प्लानिंग करके स्कूल की सारी लड़कियों के ऊपर वशीकरण किया और फिर उसके बाद जो भी कुछ हुआ उस बारे में हम सभी जानते हैं। हालांकि इसके बाद ही हमें इस बात का भी पता चलता है कि आखिरकार राजनाथ को प्रताप चाहिए क्यों, यानी कि आखिरकार वो ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से राजनाथ प्रताप से मिलने के लिए इतना ज्यादा बेसब्र हो रहा है। अब इस सवाल के आंसर में हमें ये पता लगता है कि जो प्रताप था वो राजनाथ का गुरु था और राजनाथ ने जो भी विद्या सीखी थी वो सारी उसने प्रताप से ही सीखी थी और जाहिर सी बात है कि गुरु हमेशा चेले से ज्यादा ज्ञानी होता है और इसीलिए राजनाथ ने प्रताप से बहुत सारी विद्याएं तो सीखी थी, लेकिन तब भी ऐसी कई सारी विद्याएं बाकी थी जो वो प्रताप से सीखना चाहता है और ये सारी विद्याएं ऐसी हैं जिन्हें अगर राजनाथ खुद से सीखने जाएगा तो फिर उन विद्याओं को खुद से सीखने में उसे बरसों लग जाएंगे, लेकिन अपने गुरु प्रताप से वो इन्हें बहुत जल्दी सीख सकता है। बाकी इसके आगे हमें इस बात का भी जवाब मिलता है कि आखिरकार ये लोग लड़कियों का ही वशीकरण क्यों करते हैं। इनकी वशीकरण की विद्या तो हर इंसान पर काम कर सकती है, तो ऐसे में लड़के या फिर मर्द क्यों नहीं, सिर्फ लड़कियां क्यों। अब इस सवाल के बारे में राजनाथ जो कहता है उससे हमें पता लगता है कि राजनाथ और प्रताप दोनों ही मर्दों को श्रेष्ठ मानते हैं और रही बात लड़कियों की तो वो लोग उन्हें डाउन समझते हैं एंड इसीलिए वो लोग उन्हीं पर वशीकरण करते हैं। हालांकि इन सारी बातचीत के बाद ही हम ये देखते हैं कि जहाँ से उन सब की बस गुजर रही होती है वहीं रास्ते में ही राजनाथ एक लड़की को देखता है, जो लड़की उसी स्कूल की लड़की होती है जिस पर उसने वशीकरण किया था और हमें पता लगता है कि वो लड़की उन्हीं सारी लड़कियों का हिस्सा थी जिन्हें राजनाथ ने स्कूल से बाहर जाकर सभी लोगों पर हमला करने के लिए कहा था। राजनाथ जैसी रास्ते में उसे देखता है वैसी वो बस रुकवाता है एंड उसे अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन हम ये नोटिस करते हैं कि वो लड़की राजनाथ की बात तो सुनती है पर वो राजनाथ की बात मानती नहीं है और वो वहाँ से भाग जाती है। अब ये चीज देखकर एज ऑडियंस हमें भी काफी अजीब लगता है, क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं कि जिन भी लड़कियों पर वशीकरण होता है वो अपने ऊपर वशीकरण करने वाले की सारी बात मानती है। हालांकि दोस्तों इस चीज के पीछे काफी बड़ा रीजन है, बट वो रीजन क्या है ये आप सभी को अभी आगे पता लगेगा। हालांकि अब इसके कुछ टाइम बाद ही वो सब लोग अर्थव के घर पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचकर राजनाथ काफी सारी गर्ल्स को उस घर को घेरने के लिए कहता है ताकि वो सबके सब पूरे घर को घेर के उसकी प्रोटेक्शन करें और फिर इसके बाद वो बची हुई कुछ लड़कियों को लेकर सीधा अर्थव के साथ उसके घर के अंदर आता है। घर के अंदर आकर राजनाथ आर्या को देखता है जो कि बीते 12 सालों से प्रताप के वशीकरण में थी और बिना कोई भी हरकत किए सिर्फ बैठकर स्माइल करती रहती थी। आर्या को देखकर राजनाथ अर्थव से कहता है कि असल में किसी को इतने लंबे समय तक वशीकरण में रखना पॉसिबल ही नहीं है और इसीलिए राजनाथ आर्या की हालत देखकर ये भी समझ जाता है कि आर्या पर होने वाला वशीकरण कोई आम वशीकरण नहीं है। लेकिन फिर इसके बाद ही अर्थव राजनाथ को अपने घर के एक दूसरे कमरे में लाता है जहाँ पर इस टाइम पर उसने प्रताप को बांध कर रखा था। राजनाथ प्रताप की हालत देखकर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि प्रताप को बहुत गंदे कमरे में रखा गया था, उसे जंजीरों से बांधा गया था और तो अर्थव ने प्रताप के मुंह को भी बांधा हुआ था। राजनाथ अर्थव पर काफी गुस्सा करता है, लेकिन वो ये जानता था कि अर्थव उसे प्रताप को यहाँ से तभी ले जाने देगा जब वो उसकी बेटी आर्या का वशीकरण तोड़ेगा। अब आर्या के वशीकरण को तोड़ने के लिए राजनाथ अर्थव से कहता है कि जब भी कोई किसी पर वशीकरण करता है तो पास रहकर उनका वशीकरण स्ट्रॉन्ग रहता है और इसीलिए अगर वशीकरण करने वाला और जिस पर वशीकरण हुआ हो वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएं तो उनके दूर होते ही वशीकरण कुछ ही घंटों में टूट जाएगा। एक बार दूर होने के बाद ही ये वशीकरण 3-4 घंटे में ही टूटना स्टार्ट हो जाता है और इसीलिए दोस्तों यहाँ से हमें वो बात भी क्लियर हो जाती है कि आखिरकार राजनाथ को रास्ते में मिलने वाली वो लड़की राजनाथ की बात क्यों नहीं मान रही थी, क्योंकि एज ऑफ कोर्स वो लड़की कई घंटों तक राजनाथ से दूर थी जिसकी वजह से लड़की पर होने वाला वशीकरण या तो टूट चुका था या फिर बहुत कमजोर हो चुका था और इसीलिए उस लड़की ने राजनाथ की बात नहीं मानी थी। अब यहाँ पर रही बात आर्या की, तो उसको लेकर हमें पता लगता है कि प्रताप का किया गया वशीकरण राजनाथ के वशीकरण से काफी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन तब भी किसी भी हालत में प्रताप का वशीकरण भी 12 सालों तक नहीं टिक सकता, इसीलिए आर्या के वशीकरण को भी कुछ ही घंटों में टूट जाना चाहिए था। लेकिन फिर इसके आगे राजनाथ अर्थव से कहता है कि अगर प्रताप का किया गया वशीकरण इतना लंबा टिका है तो उसका रीजन सिर्फ एक ही हो सकता है और वो रीजन है ऋण, यानी कि उधार। राजनाथ अर्थव से कहता है कि तुम्हारे ऊपर प्रताप का कोई ना कोई उधार है और उसी उधार की वजह से यानी कि उसी ऋण की वजह से तुम्हारी बेटी की यह हालत अभी तक है और अब इसीलिए तुम जैसी प्रताप का ऋण उतार दोगे वैसी तुम्हारी बेटी आर्या भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब ये बात सुनकर अर्थव थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से उस पर प्रताप का कोई उधार नहीं था
था। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद ही अर्थव को याद आता है कि जब वो प्रताप से होटल में पहली बार मिला था तब उस टाइम पर उसके पास खुले पैसे नहीं थे और इसीलिए उस टाइम पर प्रताप ने अर्थव के चाय के 10 रुपए दिए थे। सो अब यहीं से हमें ये बात पता लगती है कि असल में अर्थव पर प्रताप का यही वो 10 रुपए का ऋण है जिस ऋण की वजह से आर्या 12 सालों से प्रताप के वशीकरण में है। अब दोस्तों इस ऋण को चुकाने की एक शर्त होती है और वो शर्त ये होती है कि आप पर जितना ऋण है आपको उतना ही चुकाना है। आप ना तो उससे कम चुका सकते हैं और ना ही उससे ज्यादा चुका सकते हैं। और अब इसीलिए अर्थव को प्रताप को 10 रुपए ही चुकाने थे, ना ही 9 रुपए और ना ही 11 रुपए, पूरे के पूरे 10 रुपए। अब ऐसा करने के लिए अर्थव सबसे पहले अपने घर में 10 रुपए ढूंढता है और जैसे उसे 10 रुपए मिलते हैं वैसे उसे वो लेकर प्रताप के हाथों में दे देता है। और फिर ऐसा करने के साथ ही अर्थव के ऊपर से ऋण हट जाता है और इसके साथ ही प्रताप ने आर्या पर जो वशीकरण किया होता है वो भी टूट जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर आर्या की हालत में कोई सुधार नहीं देखते हैं। लेकिन यहाँ पर राजनाथ अर्थव से कहता है कि जाकर अपनी बेटी को हिलाओ, उसे चाटे मारो, उसके शरीर में हरकत पैदा करो और उसे होश में लाओ। इसके बाद अर्थव बिना देरी किए जल्दी से आर्या के पास जाता है और वो राजनाथ के बताए तरीके से आर्या को होश में ले आता है। होश में आने के बाद ही आर्या रोना स्टार्ट कर देती है और साथ ही साथ वो अपनी हालत देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी होती है। जाहिर सी बात है कि वो इन 12 सालों से खुद को इस हालत में देखती आ रही थी, लेकिन वशीकरण की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही थी। वो चाहकर भी चल नहीं पाती थी, चाहकर भी बोल नहीं पाती थी, इवन वो चाहकर रो भी नहीं पाती थी। और इसीलिए होश में आने के बाद ही आर्या फूट फूट कर रोती है और जल्दी से अपने पिता को गले लगाती है, जिसके बाद अर्थव भी खुशी के मारे रोने लगता है। अब हालांकि इसके बाद आर्या जैसी प्रताप को देखती है वैसी वो गुस्से से पागल हो जाती है और उसे देखकर चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसी प्रताप की वजह से आर्या की ये सारी हालत हुई थी। लेकिन ये देखकर अर्थव आर्या को संभालता है और उसे बाहर ले जाता है। अब इसके बाद ही राजनाथ अर्थव से कहता है कि अब तुम्हारी बेटी वशीकरण से बाहर आ चुकी है और अब इसीलिए तुम भी कहे अनुसार जल्दी से प्रताप को फ्री कर दो। ये सुनकर अर्थव राजनाथ के हाथों में जंजीर की चाबी देता है, जो चाबी लेकर राजनाथ जल्दी से एक लड़की के जरिए प्रताप की जंजीरें खुलवाता है और उसके मुंह पर जो लॉक होता है उसे भी हटा देता है। लेकिन इसके बाद जाकर राजनाथ को पता लगता है कि प्रताप की तो जीभ कटी हुई है, इसीलिए वो कुछ बोल ही नहीं सकता है। और दोस्तों हम सभी जानते हैं कि वश की पहली मूवी के अंदर अर्थव ने प्रताप की जीभ को काटा था और उसी वजह से वो उससे हरा भी पाया था। लेकिन अब प्रताप की यह हालत देखकर राजनाथ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि अब प्रताप उसके किसी भी काम का नहीं था। असल में उनकी ये जो विद्या थी वो मुंह जुबानी से ही चलती थी और प्रताप राजनाथ को जो भी विद्या सिखाता वो भी मुंह से ही सिखाता। लेकिन अब क्योंकि प्रताप कुछ बोल ही नहीं सकता इसीलिए वो राजनाथ के किसी काम का नहीं है। अब ये देखकर राजनाथ ये समझ जाता है कि अर्थव ने उसे धोखा दिया है। उसने उससे ये बात छुपाई कि उसने प्रताप की जीभ काट रखी है एंड उसने उसका इस्तेमाल करके अपनी बेटी आर्या को वशीकरण से फ्री करवा लिया। अब इस बात से आग बबूला होकर वो अर्थव और उसकी बेटी आर्या दोनों पर अटैक करता है एंड इसके बाद वो अर्थव से ये कहता है कि अपनी जिस बेटी के लिए उसने इतना कुछ किया वो उसकी उसी बेटी को अपने साथ ले जाएगा और उसे आर्या से दूर करके उसे जिंदगी भर तड़पाएगा। अर्थव से ये चीज कहते हुए राजनाथ उस पर हमला कर रहा होता है और उसे पीट रहा होता है। लेकिन अर्थव पिटने के दौरान भी राजनाथ से यही बोलता है कि तुमने मेरी बेटी को वशीकरण से ठीक किया है और इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, तुम चाहे तो यहाँ से जा सकते हो। लेकिन हाँ मेरी बात याद रखना, अगर तुमने मेरी बेटी के साथ कुछ भी किया या उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो मैंने प्रताप का किया था। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि राजनाथ अर्थव की कोई बात नहीं मानता और वो ये सोचता है कि वो अपनी सारी लड़कियों की मदद से अर्थव को जान से मरवा देगा और फिर उसके बाद वो आर्या को अपने साथ ले जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर राजनाथ कुछ करता कि उससे पहले हम ये देखते हैं कि अर्थव ने अपने हाथ में एक स्मार्ट वॉच पहनी होती है और इसीलिए वो जल्दी से उसके अंदर एक बटन दबाता है एंड उसके बटन क्लिक करते हम ये देखते हैं कि उसके पूरे घर में बड़े बड़े स्पीकर से एक बहुत ही तेज साउंड निकलने लगती है। ये वाली साउंड एक अल्ट्रा फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है, जिस वजह से साउंड के कारण किसी भी लड़की का कुछ भी सुन पाना पॉसिबल नहीं होता और सारी लड़कियां अपने कान को ढकने लगती हैं। एंड इसलिए हम ये देखते हैं कि राजनाथ यहाँ पर लड़कियों को जो भी कमांड देता है वो कमांड लड़कियां सुन ही नहीं पाती हैं। हालांकि अब यहाँ पर हमें ये बात भी पता लगती है कि मूवी के शुरुआती सीन में अर्थव ने जो बड़े बड़े बॉक्सेस निकाले थे उन सारे बॉक्सेस में उसने बड़े बड़े स्पीकर्स ही रखे थे और उन सारे स्पीकर्स का इस्तेमाल करके अर्थव क्या करना चाहता था वो हमने यहाँ पर देख ही लिया है। अब अर्थव ये नोटिस करता है कि ये उसके लिए सबसे बढ़िया मौका है और इसीलिए वो जल्दी से खड़ा होता है और एक बोतल राजनाथ के सर पे मारकर उसे बेहोश कर देता है। इसके आगे जब राजनाथ को होश आता है तब वो ये देखता है कि वो भी प्रताप की तरह बिल्कुल जंजीरों से बंधा हुआ है और इस टाइम पर अर्थव उसके सामने खड़ा होता है जिसने की बिल्कुल प्रताप की तरह राजनाथ की भी जीभ काट दी होती है। और अब इसीलिए यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अर्थव ने प्रताप की तरह राजनाथ को भी हरा दिया है और अब ये दोनों के दोनों अर्थव के कब्जे में है। बाकी इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो भी स्कूल की बच्चियां राजनाथ के वशीकरण में थी वो सब के सब धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है, क्योंकि राजनाथ के कहे अनुसार उन सब का वशीकरण कुछ ही घंटों में टूट जाता है। हालांकि इसके बाद अगले दिन हम ये देखते हैं कि अर्थव से मिलने के लिए पुलिस ऑफिसर और स्कूल की प्रिंसिपल भी आती है। यहाँ पर अर्थव इन दोनों से प्राइवेटली ये बात करता है कि वो इन दोनों लोगों को यानी कि प्रताप और राजनाथ को अपने पास ही रखना चाहता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों इंसान की भेष में राक्षस हैं और इसलिए अगर इन्हें पुलिस पकड़ती है और इन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाता है तो फिर इन्हें हद से हद जेल में डाल दिया जाएगा, जिस वजह से कानूनी रूप से इन्हें वो सजा कभी नहीं मिलेगी जो सजा इन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ इधर इनके पास मैं हमेशा रहूंगा, हर दिन हर पल, और यहाँ पर मैं ना इन्हें जीने दूंगा और ना ही मरने दूंगा और इन दोनों ने जो भी किया है उसकी सजा इन्हें हर पल दूंगा। इसके बाद हम ये देखते हैं कि प्रिंसिपल और पुलिस दोनों इस बात को मान जाते हैं और वो इन दोनों को अर्थव के हाथों सौंप कर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हमें कई टाइम आगे का सीन दिखता है जहाँ पर हम आर्या को देखते हैं जो कि अब काफी हद तक रिकवर कर चुकी थी और इसीलिए आर्या को रिकवर होता देखकर अर्थव भी काफी खुश होता है। लेकिन फिर इस सीन के साथ ही ये पूरी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी वीडियो वश लेवल 2 मूवी की स्टोरी के ऊपर। आपको इस मूवी की स्टोरी और हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना एंड अगर आपका कोई और ओपिनियन हो तो आप वो भी कमेंट्स में जरूर शेयर करना। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो
जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस देखनी हो तो उसके लिए आप सब मेरे चैनल को चेकआउट करना। मुझे उम्मीद है कि चैनल की सारी वीडियोस आपको बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।